नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस महा मैराथन होम साइंस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9वीं और 10वीं के संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन शॉट क्विक रिवीजन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बार बार सुने। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को जरूर याद रखें। परीक्षा के दिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर ही जाना है, क्योंकि इसका फायदा जब आप परीक्षा केंद्र में होंगे तभी आपको मालूम चलेगा। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मधुलिका मैम से। गृह विज्ञान पहला चैप्टर है शरीर विज्ञान। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, ऑक्सीजन का संवहन रक्त का कौन सा भाग करता है? लाल कण। जीवाणुओं से रक्षा करने में रक्त का कौन सा अंश काम करता है? श्वेत कण। फेफड़ों में रक्त भेजने वाले हृदय का भाग है दायां निलय। प्रश्वास द्वारा निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव मूत्र का सृजन करने वाला अंग है वृक्क। वृक्क की आकृति होती है सेम के बीज के समान। तेल ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को कहते हैं सीबम। पसीना निकलने वाली ग्रंथियां होती हैं श्वेत ग्रंथियां। प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में किसकी संख्या लगभग 8000 होती है? सफेद रक्त कण की। रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 91%। रक्त का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? श्वेत रक्त कण। रक्त परिभ्रमण में हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचता है ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा द्वारा। हेमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। रक्त शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। हृदय से शुद्ध रक्त बाहर ले जाने वाली नलियां कहलाती हैं धमनियां। दूषित वायु को शुद्ध करता है फेफड़ा। उत्सर्जन का प्रमुख अंग है गुर्दा। श्वास नली के ऊपर वाले भाग को कहा जाता है उपजिह्वा। हृदय से शुद्ध रक्त बाहर ले जाने वाली नलियां कहलाती हैं धमनियां। युवकों की अपेक्षा बच्चों के हृदय में स्पंदन गति अधिक होती है। श्वास लेते समय फैलती है परसुकाएं। श्वास द्वारा हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। श्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 20%। एक निरोग युवकों में श्वसन की गति प्रति मिनट क्या है? 18 से 20। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? अंतः त्वचा में। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? 60 से 70%। रिक्त स्थान भी सुन लो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो हम भर के ही बता देंगे। हृदय का आकार बंद मुट्ठी जैसा होता है। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। फेफड़ा श्वसन का मुख्य अंग है। दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है हृदय। रक्त सारे शरीर का तापक्रम समान बनाए रखता है। रक्त के सफेद कण रोगों के जीवाणुओं का विनाश करते हैं। जख्मों को भरने में सहायक होती है लिम्फोसाइट्स। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। श्वसन तंत्र कार्टिलेज का बना होता है। रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बाहरी त्वचा में उपकला उत्तक पाए जाते हैं। पसीना हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली नली को धमनियां कहते हैं।
हृदय में रक्त शरीर के अन्य अंगों से लाए जाती है सिराओं के द्वारा। युवकों में हृदय स्पंदन की गति 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है। रक्त कण में डैश नामक रंगीन द्रव होने के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है, ये हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का संवहन अनैच्छिक रक्त के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन डैश रक्त के द्वारा होता है, तो लाल रक्त के द्वारा होता है। हृदय डैश मांसपेशियों का बना एक खोखला अंग है, तो ये अनैच्छिक मांसपेशियों का बना एक खोखला अंग है हृदय। धमनी की सबसे पतली इकाई को कोशिकाएं कहते हैं। स्वर यंत्र कार्टिलेज का बना होता है। टेटुआ कौन सा अंग है? वो श्वास नली को भी हम लोग कहते हैं, समझे? तो श्वास नली जो है वो टेटुआ भी कहलाता है हिंदी में। वृक्क उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। फेफड़ा त्वचा तथा वृक्क उत्सर्जी अंग है। वृक्क की आकृति सेम के बीज के जैसी होती है। पसीने का निर्माण श्वेत ग्रंथि द्वारा होता है। हमारे शरीर में छन्ना या फिल्टर का काम वृक्क करता है। मानव हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। पसीना द्वारा विकार स्राव होता है। जितना भी गंदगी है वो पसीना के द्वारा निकलता है। अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक लाने का काम फुफ्फुसीय धमनी करता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। डैश गैस से जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। डैश को वायु की नली, श्वास नली कहते हैं, या टेटुआ को वायु की नली भी कह सकते हैं या श्वास नली भी कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, या उसको लीवर भी कहते हैं। वृक्क जो है वो डैश तंत्र का प्रमुख अंग है, उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, रोको इसको। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है स्वास्थ्य विज्ञान चैप्टर 2 होम साइंस। जल के अस्थायी कठोरता में उसमें घुले होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट। जाड़े में कमरे को गर्म तथा गर्मी में ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन गलत लग रहा है, देखो तो सुनो। वातानुकूलन, संवातन, चूषण, इनमें से कोई नहीं। इसमें चूषण दे दिया, नहीं, गलत है। वातानुकूलन होगा ना। देखो ये आंसर इसका गलत है। टिटनेस का लक्षण क्या है? जबड़ा जकड़ना, ठंड लगना, टॉन्सिल बढ़ना, पेट में दर्द होना। जबड़ा जकड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। गंधयुक्त, गंधहीन, रंगयुक्त, इनमें से कोई नहीं। गंधयुक्त होता है। जीवाणुओं के संक्रमण द्वारा उत्पन्न रोग को कहते हैं संक्रामक रोग। अनुवांशिक संक्रमण होता है कौन? सिफिलिस, हैजा, वात रोग, अंधापन। सिफिलिस। फर्श, मेज, कुर्सी, चारपाई आदि को निसंक्रमित किया जाता है क्रिसोल द्वारा। क्रिसोल। रोगी का भोजन क्या होना चाहिए? सुपाच्य। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.94%। किस प्रदूषण से दमा रोग होता है? वायु प्रदूषण। किस गैस से जलती हुई चीजें बुझ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूषित जल में फैलने वाला रोग है हैजा। ऐसे ऑप्शन था चेचक, मलेरिया, हैजा, प्लेग, तो इसका उत्तर है हैजा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.04%। जल को सर्वाधिक शुद्ध करने की भौतिक विधि है आसवन विधि। जेली बनाने के लिए कैसे फलों की जरूरत होती है? जेली बनाने के लिए तो पूर्ण पके फलों की न जरूरत है, अर्ध पके फलों। अर्ध पके फल इसका उत्तर होगा। आधा पका फल से बनता है जेली, पढ़े हो किताब में। खसरा रोग का प्रमुख लक्षण है उल्टी होना, दस्त होना, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना या चेहरा पीला होना। शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलता है खसरा रोग में, जल्स। रोशनदान छतों के समीप रखे जाते हैं ताकि अशुद्ध हवा बाहर निकल सके। खसरा रोग होता है किससे? जीवाणु से। ब्लीचिंग पाउडर का रंग होता है सफेद।
थूकने से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। गलशोथ का कारण होता है वायरस। बालों को सप्ताह में सफाई करनी चाहिए 3 बार। वायु में ऑक्सीजन का भाग होता है 1/5। मलेरिया के रोगी को खाने में देना चाहिए तरल भोजन। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मच्छर से। कौन सा रोग एक बार हो जाने पर सामान्यतः दोबारा नहीं होता? गलशोथ। विसंक्रमण का अर्थ है निसंक्रमण। निसंक्रमण का प्राकृतिक साधन है शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश। मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा। मादा एनोफिलीज द्वारा फैलता है मलेरिया। थूकने से कौन सा रोग फैलता है? क्षय रोग। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खसरा रोग की शुरुआत खांसी और बुखार से होती है। गलशोथ को गलफुल्ली या कॉर्नफेयर भी कहते हैं। संक्रमण के कारण हुए रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। धनुष टंकार रोग टिटनस बेसिलाई नामक जीवाणु से होता है। मच्छर मलेरिया रोग के वाहक हैं। क्षय रोग से बचने के लिए बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। डेटॉल और फिनाइल वे संक्रमणकारी तरल पदार्थ हैं। कमरे की वायु CO2 गैस की अधिकता से दूषित होती है। जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। खसरा के रोगाणु वायरस होते हैं। खसरा वायरस द्वारा फैलता है। चेचक एक छूत रोग है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। सूल, अतिसार, आंव, दस्त आदि संक्रामक रोग हैं। टिटनस एक भयानक घातक रोग है। मलेरिया पैरासाइट जीवाणुओं के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर से पीने का पानी साफ किया जाता है। मिट्टी का तेल भी एक अच्छा विसंक्रामक है। संक्रमण के कारण हुए रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। बिहार में हैजा वर्षा ऋतु में अधिक फैलती है। सूर्य की किरणें वही संक्रमण का प्राकृतिक साधन है। गंधक के धुएं से भी जीवाणुओं का नाश होता है। गंधक के धुएं से जीवाणुओं का नाश होता है। मक्खियों व मच्छरों को मारने के लिए मुख्यतः DDT प्रयुक्त किया जाता है। रोग के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन्हें वे संक्रमण पदार्थ कहा जाता है। जंग लगी कांटी चुभने से टिटनस होने की संभावना रहती है। छाती के भीगे होने से बच्चों को जुकाम हो जाता है। अतिसार होने पे ORS का घोल देना चाहिए। जीवाणु या बैसिलस के कारण हैजा होता है। या हैजा रोग जिन जीवाणु के कारण होते हैं उसका नाम डैश है तो होगा जीवाणु से होता है, उसका नाम है बैसिलस। विटामिन D की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। कुकुर खांसी हेमोफिलस पर्टुसिस नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। वृक्क की संख्या 2 होती है और रक्त कण 3 भागों में बांटा गया है। खत्म हो गया ये भी चैप्टर तुम्हारा। पाठ 3 है भोजन एवं पोषण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट शरीर को प्रदान करता है शक्ति और ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं बैक्टीरिया। प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखता है विटामिन E। रक्तस्राव को रोकने के लिए सहायक होता है विटामिन K। दालों में अधिक पाया जाता है प्रोटीन। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। शरीर में शीघ्र ऊर्जा देने वाला पदार्थ है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तला हुआ भोज्य पदार्थ देर से पचता है। मलेरिया के रोगी को खाने में देना चाहिए तरल भोजन। निम्नलिखित में से प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ज्वार, चावल, दाल, मकई। उत्तर है दाल में। कौन सा अंडा शीघ्र पचता है? ताजा, कच्चा, उबला, अर्धउबला। अर्धउबला आधा हाफ बॉयल एग जो है वो जल्दी पच जाता है। आयोडीन पाया जाता है दूध में, अंडा में, लहसुन में, केला में। लहसुन में आयोडीन पाया जाता है। पत्तीदार सब्जियों में पाई जाती है विटामिन C। ऑप्शन था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C और स्टार्च, तो इसमें विटामिन C उत्तर होगा। गर्भवती महिला के प्रतिदिन के भोजन में औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 2500 कैलोरी। सूखा रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन D।
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। वसा पाई जाती है मक्खन में। ऑप्शन था सेव, केला, चावल, मक्खन, तो उत्तर होगा वसा मक्खन में पाई जाती है। चावल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। शीघ्र पचने वाला भोजन निम्नलिखित में से कौन है? कच्चा, उबला, तला या सेका? तो उबला हुआ जो भी भोजन है वो जल्दी पच जाता है। किसको प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होगी? वृद्ध को, 26 वर्ष की महिला को, 10 वर्ष के बच्चे को या 40 वर्ष के पुरुष को? तो उत्तर है 10 वर्ष के बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है? आयोडीन। विटामिन सी की प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? नींबू। सिट्रस फल। नींबू। हाँ, सिट्रस फल। सिट्रस फल जो है ना, ऐसे लिख दिया है ना, सिट्रस अलग, फल अलग लिखना था। सिट्रस फल जितना होता है जो खट्टा होता है वो सब में विटामिन सी होता है। विटामिन डी की प्राप्ति का प्राकृतिक साधन क्या है? सूर्य का प्रकाश। ताप के प्रभाव से विटामिन नष्ट हो जाता है। सी। कौन सा? सी। विटामिन सी। हाँ, सही है। पशु प्रदत्त वसा का सबसे उत्तम साधन है घी। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वनस्पति प्रोटीन का उत्तम साधन सोयाबीन है। अंडे, छिलके रहित अनाज, खमीर, मांस, कच्ची मूंगफली इत्यादि में पाए जाते हैं निकोटिक अम्ल। एक स्वस्थ गर्भवती का भार 10 से 12 किलोग्राम औसतन बढ़ना चाहिए। डैश आहार गर्भवती स्त्रियों के लिए आवश्यक है? पौष्टिक आहार। विटामिन सी की प्राप्ति का सस्ता और उत्तम साधन है सिट्रस फल या नींबू। नींबू भी खाओगे तो विटामिन सी आसानी से मिल जाएगा। पीलिया रोग के रोगी का भी यदि किसी कारणवश ऑपरेशन करना हो तो विटामिन के देना बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। महिलाओं में रक्तहीनता का मुख्य कारण लोहा व खनिज की कमी है। बालों की मजबूती और चमक खनिज लवणों के कारण आती है। लाल रक्त कणों के निर्माण में विटामिन B12 मदद करता है। विटामिन ए की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन मछली का तेल है। अतिसार में कम रेशे युक्त आहार देना चाहिए। दूध की शर्करा लैक्टोज कहलाती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक अवयव कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। वसा की कमी से फिरनोडर्मा नामक त्वचा रोग होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का होने में मदद मिलती है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की खोज का श्रेय डॉक्टर आइकमैन को जाता है। विटामिन सी की प्राप्ति का सस्ता और उत्तम साधन है सिट्रस फल या आंवला। नपुंसकता तथा बांझपन का मुख्य कारण है विटामिन ई की कमी होना। दालों में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कैलोरी ऊर्जा या शक्ति की इकाई होती है। जो शक्ति का यूनिट होता है, पावर का यूनिट कैलोरी होता है। वसा का पहला काम शरीर को ऊर्जा, शक्ति और चर्बी देना होता है। अमरूद में अपेक्षाकृत अधिक खनिज व विटामिन होते हैं। फलों व सब्जियों में अपेक्षाकृत अधिक विटामिन और खनिज होते हैं। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। दालों में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बंद करो। होम साइंस चैप्टर 4 शिशु की देखभाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कब बच्चों के मसूड़ों पर शहद रगड़ना चाहिए और उसे ग्राइप वाटर पिलाना चाहिए? बच्चों के दांत निकलने के समय। 6 माह के शिशु को कितने घंटे सोना चाहिए? 18 घंटे। शिशु के लिए व्यायाम शरीर वर्धक है। अगर शिशु का एक्सरसाइज करवाने से उसका शरीर में विकास होता है। डीपीटी के टीके बच्चों को दिए जाते हैं 1 वर्ष में। बच्चों के खिलौने होने चाहिए हल्के। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी नींद की अवधि जो है वो घटती जाती है। बच्चों के वस्त्र होने चाहिए ढीले और सूती। शिशु का उचित मानसिक विकास निर्भर करता है उचित परिवेश और मनोरंजन पर। मिश्रित आहार बच्चों को कब से शुरू करना चाहिए? 3 से 4 माह से। 6 महीना होता है। यहाँ लिखा है 3 से, इसका हमको उत्तर होगा 6 से 7 माह से।
है ना, देख लेना इसको। जन्म के कितने माह बाद शिशुओं के दांत निकलने लगते हैं? 7 से 8 महीना में। ऑप्शन था 2-3 महीना में, 4-5 महीना में, 7-8 महीना में, 11-12 महीना में। तो 5 महीना में तो दांत बहुत कम ही निकलता है, 7 से 8 महीना वाला ऑप्शन सही है। 2 माह का शिशु कितने घंटे प्रतिदिन सोता है? 2 माह का शिशु कितने घंटे प्रतिदिन सोएगा? तो 20 से 22 घंटे। 1 वर्ष के बच्चे के कितने घंटे सोने देना चाहिए? 1 वर्ष के बच्चे को 17 घंटे सोने देना चाहिए। 2 वर्ष के बच्चे को सोने देना चाहिए कितना? 12 घंटे। प्राथमिक टीके का अर्थ क्या है? रोग निवारण। ठीक है। बच्चों को दिन रात मिलाकर कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? 6 बार। कुकुर खांसी का क्या लक्षण है? खांसते हुए उल्टी होना। बच्चों में निमोनिया रोग किस तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से। 3 से 4 वर्ष के रोगी बच्चों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या है? खिलौना। किस रोग का एक टीका लगाया जाता है? खसरा का। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है माँ का दूध। बच्चों को बोतल से दूध पिलाना चाहिए गोद में लेकर। शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए उसके आहार का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन। और टिटनस का क्या लक्षण है? जबड़ा जकड़ना। तो ये था तुम्हारा बच्चों का देखभाल संबंधी, जो तुम्हारा होम साइंस का है ना, इसका है। लेकिन इसका अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी हम पढ़ देते हैं। बच्चों के जन्म के बीच 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। बच्चों का खिलौना हल्का होना चाहिए। हैजा रोग जिन जीवाणुओं से फैलता है उसको हम कॉमोबेसिलस कहते हैं। छोटा परिवार राष्ट्र के लिए परम आवश्यक है। शिशु का आहार उसकी आयु के अनुसार होना चाहिए। बड़ा परिवार कलह का कारण होता है। जन्म के 6 महीने बाद शिशु को खसरे की सुई दी जाती है। दांत निकलते समय बच्चों को अर्ध तरल एवं मुलायम भोजन देना चाहिए। कुकुर खांसी हेमोफिलस परटूटिस नामक रोगाणु द्वारा फैलती है। खसरे का विरोधी टीका 9 वर्ष की आयु में लगवा देना चाहिए। कुकुर खांसी को भी काली खांसी कहते हैं। शिशु की शारीरिक वृद्धि और उसके मानसिक विकास के लिए मां का दूध अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को 24 घंटे में 5 बार दूध पिलाना चाहिए। टीके लगातार बच्चों में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न टीके के द्वारा बच्चों में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है। क्षय रोग के बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। पोलियो से बचाव के लिए पोलियो ड्रॉप्स या बूस्टर डोज दिलाना चाहिए। पोलियो ड्रॉप्स का बूस्टर डोज भी दिलाना चाहिए। BCG को दोबारा टीका लगाने की अवधि 10 वर्ष की आयु है। वमन में बच्चा थक्का थक्का दूध मुंह से निकाल देता है। वमन यानी उल्टी। थक्का थक्का दूध मुंह से कब निकलता है? जब वो उल्टी करता है। बच्चों का खेल उद्देश्यपूर्ण होता है। आजकल के किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम खिलौना या खेल है। रोग से मुक्त होने पर व्यक्ति को दिए जाने वाला भोजन है जो रोग खत्म होता है तो जो भोजन हम देते हैं पेशेंट को उसको पथ्य भोजन कहते हैं। पथ्य। घरों में रेफ्रिजरेटर का उपयोग भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम, सस्ता और प्राकृतिक आहार है। शिशु आहार शिशु की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। शिशु के लिए अच्छी निद्रा ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। शिशु के सोने के कमरा को स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। नवजात शिशु को प्रतिदिन 22 घंटा सोना चाहिए। ट्रिपल एंटीजन की सुई 3 बार देनी चाहिए। जन्म के 6 महीने बाद शिशुओं को खसरे की सुई दी जाती है। क्षय रोग से बचाने के लिए बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। दूध पिलाने के बाद बच्चों को डकार दिलवा देना चाहिए। बच्चे खेल खेल में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। नियमित व्यायाम तथा खेल शिशुओं के सर्वांगीण विकास के साधन है। अनचाही संतान उत्पत्ति को रोकना परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। बड़ा परिवार आज के युग में रोज आपसी वैमनस्य का कारण बनता है। छोटा परिवार राष्ट्र के लिए परम आवश्यक है। छाती भीगे रहने से बच्चे को जुकाम हो जाता है। अतिसार होने पर बच्चे को ORS का घोल पिलाना चाहिए। जन्म के 6 महीना बाद शिशु को खसरे का टीका दिया जाना चाहिए। भोजन
परोसना एक कला है। नवजात शिशु का प्राकृतिक आहार माँ का दूध है। चेचक एक त्वचा का विषाणु जन्य रोग है। चेचक जो है वायरस से फैलता है। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम दूध है माँ का दूध। शिशु का वस्त्र होना चाहिए ढीला। अतिसार में ओआरएस देना चाहिए। बच्चों के लिए विश्राम और व्यायाम जरूरी है। गृह व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सजावट के सामानों में निम्नलिखित में कौन से उपयोगी सामान होते हैं? फर्नीचर, कालीन, पर्दा और चित्र। इसमें ऑप्शन था, उत्तर है फर्नीचर। बैठक का कमरा कहाँ होना चाहिए? सामने। उत्तर है, मतलब ऑप्शन था सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। तो बैठक का कमरा सामने होना चाहिए। गृह उपकरण होने चाहिए उपयोगी। बजट में बचत का प्रतिशत रखना चाहिए 10%। पीतल एवं कांसे के बर्तन को साफ किए जाते हैं नींबू से। दमा रोग होता है वायु प्रदूषण से। मल मूत्र का सदुपयोग है खाद बनाना। पारिवारिक बजट होना चाहिए बचत का। फ्रिज का उपयोग होता है गर्मी में। श्रम, समय और ईंधन की बचत होती है प्रेशर कुकर से। वायु में CO2 गैस का प्रतिशत है 0.04%। दूषित जल से फैलने वाला रोग है हैजा। फिल इन द ब्लैंक्स। घरों के आसपास डैश का रहना स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। पेड़ पौधों का रहना। छोटे कमरे का फर्श सफेद या हल्के रंग से रंगने चाहिए। प्रत्येक संपन्न घर में एक अतिथिशाला आवश्यक है। भोजन घर भंडार घर के पास होना चाहिए। ऊंचे छत के कमरे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। एक कुशल गृहिणी को मितव्ययी होना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। फिनाइल विसंक्रामक पदार्थ है। संतुलित बजट में आय का अनुमान और व्यय का प्रस्ताव बिल्कुल समान होता है। फर्नीचर के धब्बे पैराफिन से छूट जाते हैं। गैस चूल्हे का अति विकसित रूप है। बैठक में हल्के पर्दे लगाने चाहिए। आजकल शौचालय प्रायः फ्लश विधि के ही होते हैं। घर के सामने या रसोई घर के पीछे लगाई गई तरकारी, फल फूल का बगीचा किचन गार्डन कहलाता है। बैंक रुपया जमा करने के लिए एक अच्छी संस्था है। भविष्य के लिए जीवन बीमा कराना अति आवश्यक है। नींबू से पीतल और कांसे के बर्तन साफ किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन सोडा, साबुन या विम पाउडर इत्यादि लगाकर गर्म पानी से धोने से साफ हो जाते हैं। रसोई घर से सटा एक भंडार घर होना चाहिए। सफल गृहिणी को भोजन के सभी पोषक तत्वों की जानकारी रखनी चाहिए। प्रेशर कुकर में कम समय में खाना पक जाता है। घर के साथ साथ हमें अपना प्रतिवेशी भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गोबर तथा मल मूत्र से मीथेन गैस तैयार की जाती है। घाटे का बजट परिवार के लिए अहितकर है। निम्न आय वाले परिवार का अधिक व्यय भोजन पर होता है। बजट में बचत का 10% रखना चाहिए। भविष्य के लिए बीमा करना बहुत आवश्यक है। श्रम, समय तथा ईंधन की बचत के लिए प्रेशर कुकर एक अच्छा तंत्र है, प्रमुख तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन ही प्रदूषण कहलाता है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 से लागू की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोटर के धुएं में खतरनाक तत्व लेड या सीसा उपस्थित होते हैं। सजावट का अभिप्राय केवल कीमती वस्तुओं से नहीं होता। सुसंस्कृत संपन्न परिवारों के कमरे को अलंकृत करने के लिए इनकी दीवारों पर रंगीन डैश चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं दीवारों पर? रंगीन वॉलपेपर। काले या गाढ़े रंगों की दीवार प्रकाश किरणों को अवशोषित करती हैं, अधिक अवशोषित करती हैं और कम परावर्तित करती हैं। किचन गार्डन में जैविक खाद ही उत्तम होता है। वर्षा काल की फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। वाटिका में काम करने के लिए वाटिका में काम करने से शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। शीतकालीन फसलें रबी फसल कही जाती हैं। डैश का उपयोग गृह वाटिका में प्रायः नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गृह वाटिका से परिवार को ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। कूड़ा को कूड़ादान में डालना चाहिए। प्रदूषण मानव के द्वारा निर्मित समस्या है। केक परकुलेटर या टोस्टर में बनाया जाता है।
पीतल एवं तांबे के बर्तन में भोजन जो है वो विषाक्त हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। वृक्षारोपण प्रदूषण को कम करता है। गृह वाटिका में डीएपी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग श्रेष्ठकर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। मच्छर मलेरिया रोग के वाहक होते हैं। एक कुशल गृहिणी को घर को स्वर्ग बना देती है। एक कुशल गृहिणी घर को डैश बना देती है। अब सोचते रह जाओगे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बढ़ना है स्वर्ग बना देती है। ऑक्सीजन ओजोन के रूप में शीघ्रता से विषैली गैस आदि को नष्ट करता है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। 21% गैस से जलती हुई मोमबत्ती, ये 21% होता है ना, डैश गैस से जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। कौन सा गैस? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। वृक्षारोपण डैश को दूर करता है। अगर हम प्रदूषण को, हो गया खत्म। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।